गुड मॉर्निंग बॉयज़। आज हम पढ़ते हैं बी पार्ट थर्ड सेक्शन सी का भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में लेते हैं, आज हमारा टॉपिक है भारत की कृषि या एग्रीकल्चर। बहुत ही मुख्य टॉपिक है और कृषि से हम सभी जुड़े हुए हैं। कृषि के बारे में अच्छी तरह से हमें पूरा ज्ञान है। तो भारत के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कि कृषि पर ही सारी चीज़ें डिपेंड है और जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसका मुख्य आधार भी है जो कृषि है। जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो कृषि से मिलता है वो सबसे अधिक मिलता है और देश की लगभग 60% जनसंख्या जीविकोपार्जन हेतु कृषि पर ही प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करती है। यहाँ की जो 60% जनसंख्या है वो कृषि में संलग्न है और यहाँ सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जो जीडीपी है उसमें कृषि का अंशदान अगर 1951 में देखें तो यहाँ 60% था, लेकिन अभी 2009 और 10 में घट कर के और ये 14.2% ही रह गया। अर्थात कृषि के अतिरिक्त अन्य जो हमारे सोर्सेज हैं, जैसे हमारे उद्योग धंधे हैं, खनिज वगैरह हैं और जो इनकम के सोर्स हैं, उनके कारण कृषि पर जो निर्भरता थी वो कम हो गई और दूसरे जो हमारे सोर्सेज हैं उससे हमारे जो राष्ट्रीय उत्पादन सकल जो राष्ट्रीय उत्पादन है उसका अंश बढ़ गया है। इसलिए ये 2009-10 में घट करके 14.2% ही रह गया, क्योंकि ये देश में 58% रोजगार का स्रोत है। कौन? कृषि है। औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति तथा उपलब्धि भी कृषि माल के आपूर्ति पर ही निर्भर करती है। कृषि से जो संबंधित जो उद्योग धंधे पनपे हैं, जैसे सूती वस्त्र वगैरह है, ये सारे जो क्या है कि कृषि पर ही निर्भर हैं। जो रॉ मटेरियल है वो कृषि से ही मिलता है या इससे कृषि से उसकी आपूर्ति होती है। कृषि उत्पादों के निर्यात में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अगर हम चर्चा करें वर्ष 2009-10 में, तो ये निर्यात में कृषि और इसके जो सहायक थे, एलाइड जो सेक्टर थे, उनका अंशदान सकल घरेलू उत्पाद का अंशदान था वो घट करके 14.2% था। कृषि में हम क्या है कि फसल उत्पादन के अतिरिक्त पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, वनवर्धन आदि सभी क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं कि हम कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, बागवानी भी करते हैं, मत्स्य पालन भी करते हैं, रेशम का उत्पादन भी करते हैं और वनों से भी हमें काफ़ी लाभ मिलता है। तो ये सारी क्रियाएं इसमें सम्मिलित की जाती हैं जो प्रत्येक रूप से हमारी भूमि से जुड़ी हुई हैं। स्थलाकृत तथा जलवायु की दशाएं अनुकूल रहने के कारण भारत के 55% से अधिक क्षेत्र पर कृषि की जा सकती है। अगर जलवायु की दशाएं हमारे लिए अनुकूल रहें, स्थलाकृतिक और जलवायु की दशाएं, तो यहाँ हम 55% से अधिक भाग पर कृषि कार्य कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो जलवायु दशाएं हैं वो हमारे प्रतिकूल हो जाती हैं। समय पर वर्षा नहीं होना, कभी देर से बारिश आना, कभी समय से पहले आना, कभी बारिश का होना ही नहीं। तो इस कारण क्या है कि ये जलवायु की दशाओं की अनुकूलता पर निर्भर करता है। यहाँ हम वर्ष में अगर हमारी जलवायु दशाएं अनुकूल रहें तो हम वर्ष में 2 फसलें सरलता से उगा सकते हैं। सामान्य भूमि उपयोग में फसलों की प्रधानता अधिक है, जिसमें वन है,
बाग बगीचे हैं, चरागाह भूमि, इसके लिए तो खैर भूमि बहुत कम है हमारी, अभी बची हुई है। बाकी सारे जो भूभाग है उसको हम कृषि योग्य बना लिया गया। फसलों में खाद्यान्न की प्रधानता ज़्यादा है कि हमें देश की जनसंख्या अधिक है और इस देश की जनसंख्या को मद्देनज़र रखते हुए उनके खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए खाद्यान्न फसलें ही ज़्यादा बोई जाती हैं। और इसके अतिरिक्त जो मुद्रादानी फसलें हैं, चारा फसलें हैं, संचित क्रियाओं से तो बहुत कम उपयोग हो, तो उनके लिए हमारे पास बहुत कम जो है भूमि बच पाती है। तो इस प्रकार कहते हैं कि हमारी जो अधिकांश जनसंख्या का जो जीविकोपार्जन का साधन है वो कृषि है। अब लेते हैं कि हमारे जो देश का जो धरातल है, जो हमारा स्थल है, जो देश का जो भूभाग है, उसका हमने भूमि उपयोग किया। भूमि उपयोग की किस किस भूमि का किस किस भूमि को कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा गया है, उसका हम कौन कौन से हमारे लिए उसमें उपयोग कौन कौन से उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों के लिए। तो भारत का जो वर्तमान भूमि उपयोग प्रतिरूप है उसमें स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, मानव क्रियाएं तथा प्रौद्योगिकी आदान जैसे अनेक कारकों का प्रतिफल है। जहाँ जैसे हम अंडमान निकोबार द्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि राज्यों की तुलना करें तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है और इस वर्षा के कारण भूमि उपयोग में वनों की प्रधानता पाई जाती है, अर्थात वहाँ सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं भूमि पर। और वहीं अगर हम देखें कि राजस्थान गुजरात का एक बड़ा क्षेत्र है जो वर्षा की कमी के कारण कृषि अयोग्य तथा बंजर के रूप में पाया जाता है, अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसी प्रकार सपाट स्थलाकृति, उर्वर मिट्टियाँ हैं तथा जनसंख्या का जो दबाव है तो उसके बढ़ने के कारण या जो गंगा का मैदान है तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र में परिणित कर लिया गया, जबकि विषम धरातल एवं उपजाऊ मिट्टी के कारण नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट के ये सारे स्टेट्स हैं इनके क्षेत्रों में कृषि विकास बाधित होता रहता है। तो हमने चर्चा कर ली कि जैसे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम वगैरह है, मणिपुर वगैरह, उसमें क्या है कि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है और वर्षा अधिक होने के कारण क्या यहाँ वनों की अधिकता है तो कृषि कार्य के लिए भूमि में यहाँ इन क्षेत्रों में बहुत कम बच पाती है। वहीं हम देखें कि राजस्थान और गुजरात की चर्चा की हैं तो कि राजस्थान और गुजरात का बहुत बड़ा भाग है जो शुष्क भाग है, वर्षा की कमी होती है तो वो क्या एक मरुस्थल में फैला हुआ है या वो कृषि के लिए अयोग्य है। और जनसंख्या दबाव के बारे में चर्चा करें तो जो गंगा का मैदान है वहाँ पर क्या है कि समतल भूमि है, उर्वर मिट्टी हैं, जलोढ़ मिट्टियाँ जो नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई है, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा दबाव है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि जो कृषि कार्य है वो बहुत सघनता से किया जाता है और जनसंख्या का दबाव है और यहाँ की जो जलवायु दशाएं वो भी अनुकूल हैं। इसके विपरीत जब विषम धरातल और जो अनुपजाऊ मिट्टी के कारण नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है उन क्षेत्रों में कृषि कार्य करना असंभव है, बहुत ही कम मात्रा में वहाँ कृषि कार्य किया जाता है। तो हम देखें कि जनसंख्या के बढ़ते दबाव और खाद्यान्नों की बढ़ती मांग, दो चीज़ें हैं। एक तो जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके खाद्यान्नों की आपूर्ति करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्यान्नों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जनसंख्या के बढ़ते दबाव और खाद्यान्नों की बढ़ती मांग, विकासात्मक गतिविधियाँ तथा प्रौद्योगिकी उन्नति के कारण भूमि उपयोग के प्रतिरूप तथा प्रकार में निरंतर परिवर्तन देखा गया है। कि आज से हम 50 साल की चर्चा करें और आज की चर्चा करें पिछले हम 70 साल में तो हमारे भूमि उपयोग में काफ़ी परिवर्तन आया है। पिछले अगर 4 दशकों की हम चर्चा करें तो इस दौरान शुद्ध भोग्य क्षेत्र में वृद्धि, बंजर तथा अकृषित भूमि, कृषि योग्य भूमि, उजाड़, प्रतिभूमि, वृक्ष, बागवान, बगीचे, इनमें गिरावट आई है। और कृषियता जो भूमि उपयोग में जो क्षेत्र में वृद्धि हुई है उसमें क्या नगरीकरण तथा औद्योगिक कारण भूमि उपयोग को की जो जटिलता और जो मल्टी क्रॉपिंग है, सस्य विविधता आदि कारण ग्रामीण भूमि उपयोग का गहनीकरण तथा लाभ के लिए भूमि उपयोग पर जोर दिया गया है और उससे क्या है कि इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। भारत के भूमि उपयोग के संबंध में चर्चा करें तो यहाँ इसको 9 वर्गों में रखा गया है। भारत का जो लैंड यूज पैटर्न है, भूमि उपयोग जो पैटर्न है उसको हम 9 भागों में डिवाइड किया गया है कि किस किस क्षेत्र में भूमि का उपयोग किया जाता है। तो पहला तो जैसे हमारा वन हो गया,
सेकंड, कृषि कार्यों में लगी भूमि। थर्ड, बंजर और कृषि योग्य भूमि। चौथा, चरागाह है। पांचवा है जो वृक्ष और बाग इसके अंतर्गत आते हैं। छठा है कृषि योग्य बेकार भूमि, पड़त भूमि, अन्य पड़त भूमि, और लास्ट में था कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। तो ये कि लास्ट में इन चीज़ों को 8 जो इस प्रकार के जो हमारे ये वर्ग हैं उनको निकालने के बाद जो हमारे पास शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है वो कृषि के लिए उपयोगी होता है। जैसे हम चर्चा करें कि भारत के 328.72 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 305.51 मिलियन हेक्टेयर अर्थात 92.94% क्षेत्र के बारे में ही हमारे पास भूमि उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। तो हम एक तालिका के द्वारा समझाया गया, इस तालिका के द्वारा कि कुल प्रतिवेदित क्षेत्र जो हमारे पास जो है वर्तमान में उसके आंकड़े हैं वो 305.51 मिलियन हेक्टेयर भूमि के हमारे पास आंकड़े उपलब्ध है। और इस जो ये आंकड़े उपलब्ध है उनमें से जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो 140.30 अर्थात 45.92% शुद्ध बोया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वन है जो 69.81 और ये कुल भूमि का क्षेत्र है 22.85%। कृषि तो अनुपलब्ध जो भूमि है वो 42.63 और परसेंटेज है 13.96 13.96% वो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है। पड़त भूमि जो वर्तमान में है वो 15.24 मिलियन हेक्टेयर भूमि है जो कुल भूमि का 4.99% है। कृषि योग्य जो बेकार भूमि है वो 13.24 मिलियन हेक्टेयर और प्रतिशत है इसका 3.39%। अन्य जो पड़त भूमि है वो 10.48 मिलियन हेक्टेयर और परसेंटेज है इसका 3.43। और जो इसके अतिरिक्त जो हमारे वृक्ष हैं, बाग बगीचे हैं, उसके अंतर्गत जो भूमि आती हैं वो भूमि आती है 3.45 मिलियन हेक्टेयर और इसका जो प्रतिशत है 1.13%। तो ये हमारे पास इस प्रकार ये भूमियों उपयोग संबंधी हमारे पास आंकड़े हैं जिसको प्रतिशत और मिलियन हेक्टेयर में दर्शाया गया है। भारत में जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का जो औसत है वो 45.92 पर जो परसेंट है, जबकि अगर विश्व की तुलना करें तो विश्व में केवल जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का जो औसत है वो 32% है। तो भारत में जो विश्व का जो औसत है उससे काफ़ी अधिक है। और अन्य देशों की चर्चा करें तो इसमें जैसे यूएस है, यूएस में 40% शुद्ध बोए गए क्षेत्र, उसमें जो यूएसए में है वो 40% है। रूस में 27.4% है, ब्राज़ील में 16.1%, कनाडा में 6.4% है। तो ये इन देशों से इसकी तुलना में तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। और अगर देखें कि भारत में प्रति हेक्टेयर कृषित भूमि पर 8 व्यक्तियों का भरण पोषण होता है कि 1 हेक्टेयर भूमि है उसमें 8 व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जबकि अन्य देशों से तुलना करें तो जैसे जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, उसमें 7 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर में, बेल्जियम में 11, जर्मनी 14, नीदरलैंड 14 और जापान में 17 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। परंतु जनसंख्या के वृहत आकार के कारण भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का जो औसत है वो 0.13 हेक्टेयर है कि भारत में जो कृषि योग्य जो भूमि है उसका जो प्रति व्यक्ति जो औसत आता है वो 0.13 है, जो बहुत कम है। जबकि जो यूएसए में है वो 0.88 हेक्टेयर है, अर्जेंटीना में 1.25 हेक्टेयर, कनाडा में 2.12 हेक्टेयर तथा ऑस्ट्रेलिया में 3.39 हेक्टेयर है। तो इन देशों में हमारे देश से प्रति व्यक्ति जो कृषि योग्य भूमि है वो उसका प्रति जो व्यक्ति जो एरिया है वो इन देशों की तुलना में बहुत कम है। हम अगर पिछले 50 सालों में हम शुद्ध बोए गए क्षेत्र के बारे में करें तो इसमें तीव्र वृद्धि हुई है। जैसे 1950-51 में
118.75 मिलियन हेक्टेयर भूमि थी, जो 2007 में बढ़कर के 140.30 हो गई।